Dear students, this is a prokaryotic cell, and in last video we have discussed that the prokaryotic cells have the outermost covering known as the cell envelope. The cell envelope is having three basic layers: the outermost glycocalyx, which can be present in the form of a loose sheath or a tough or compact layer. If it is present in the form of a loose sheath, then it is called as the slime layer. And if it is present in the form of a compact tough structure, then it is known as the capsule. Inner to glycocalyx there is a tough covering cell wall. Here this green colored layer is the cell wall made up of peptidoglycan, and then inner to the cell wall is the flexible and semi-permeable layer plasma membrane. And we have also discussed the fold of this plasma membrane, modification of the plasma membrane known as the mesosome. Now let's discuss other features of this cell. तो यहाँ पर आपको सेंटर में एक आपको थ्रेड जैसा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. दिस सर्कुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज द क्रोमोसोम ऑफ दिस सेल. ये इसका क्रोमोसोम है. एंड यू कैन सी दैट इट इज सिंगल इन नंबर. ये सिर्फ एक ही आपको दिखाई दे रहा है. तो आप यहाँ पर एक फीचर मेंशन कर सकते हैं दैट द प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सर्कुलर एंड सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल. इस वक्त आप इस क्रोमोसोम को अगर आप देखें तो यहाँ पर क्रोमोसोम के चारों तरफ आपको कोई भी न्यूक्लियर एनवेलोप नहीं दिखाई दे रहा है. And because the nuclear envelope is absent, there is no nuclear membrane. That's why this cell is known as the prokaryotic cell. लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस हुआ था कि ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इनका जो डीएनए है, वो न्यूक्लियस में नहीं होता है. Why? Because nucleus is absent. Because of absence of ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री. कोई यहाँ पर आपको न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं नजर आती है, इसीलिए ये साइटोप्लाज्म में ही है, लेकिन इट इज लाइंग इन द सेंटर ऑफ दिस साइटोप्लाज्म. एंड दिस एरिया वेयर दिस क्रोमोसोम इज लाइंग, इट इज नोन एज द न्यूक्लियोइड. इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. द रीजन वेयर द क्रोमोसोम इज लाइंग. ओके. The chromosome of these prokaryotic cells is not associated with any complex proteins. कोई भी प्रोटीन्स नहीं है यहाँ पर. ये नेकेड डीएनए आप इसको कह सकते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स जब आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि द डीएनए इज एसोसिएटेड विद सम पैकिंग प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स. So here you can see any histone type of protein. So this is in naked DNA. It is single in nature and it is circular. It is not having any free end. Now अगर आप इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है डीएनए का, it is near about 250 to 700 times in length of the cell. पूरे अगर सेल की बात करें तो उस सेल में फिट होने के लिए ये एक तरीके से फोल्डेड फॉर्म में रहता है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 250 to 700 नैनोमीटर. इसीलिए ये इस पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को एडजस्ट करे हुए है, जिसको आप न्यूक्लियोइड कहते हैं. साइटोप्लाज्म में इसको इस सेंटर पोजीशन पे रखने के लिए इस मैट्रिक्स में कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं. द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स विल हेल्प इन होल्डिंग दिस क्रोमोसोम इन द सेंटर एंड दिस सेंट्रल एरिया इज द न्यूक्लियोइड. तो यहाँ पर हम कोई न्यूक्लियस वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं. न्यूक्लियस हम तब कहेंगे जब इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता या न्यूक्लियर एनवेलोप होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है एंड दिस क्रोमोसोम इज लाइंग इन द साइटोप्लाज्म एंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द न्यूक्लियोइड. क्लियर है? नाउ दिस chromosomal material, it is looped and coiled.
ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसे फोल्डेड सा है, क्योंकि अभी आपसे हुई डिस्कस कि ये इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये अपने आप को यहाँ सेंटर में एडजस्ट करने के लिए फोल्डेड रहता है, कॉइल्ड रहता है। एंड फॉर दिस कॉइलिंग देयर आर न्यूक्लियोइड प्रोटीन्स, देयर आर न्यूक्लियोइड प्रोटीन्स दैट विल हेल्प इट टू एडजस्ट इन दिस सेंट्रल एरिया। ओके, but don't confuse these nuclear proteins with that of histone proteins present in the eukaryotic cells. This nucleoid is closely associated with this membranous fold known as the mesosome, and you all know that the mesosome helps in replication or duplication of this chromosome, and this mesosome also help in distribution of this chromosome into टू डॉटर सेल। इसकी जो कॉपीज तैयार होंगी उन दोनों कॉपीज को डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में मेसोसोम का रोल रहता है। इसीलिए ये डीएनए यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इट इज अटैच्ड टू दिस मेसोसोम। अगर इसको लैब सेल से बाहर अगर आप स्टडी करना चाहें तो आइसोलेटेड प्रिपरेशंस में ये देखा गया है कि दिस न्यूक्लियोइड रीजन where this chromosome is lying, it is associated with the plasma membrane. So it is concluded that there is some relation between this plasma membrane and the chromosomal attachment. यहाँ पर ये attachment है तो इसके पीछे यही रीजन हो सकता है कि ये इसके रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। और आप ये जानते हैं कि डीएनए विल कोड फॉर द प्रोटीन्स ऑफ दिस सेल। पूरी सेल में जो भी जिस भी तरह के प्रोटीन्स की सिंथेसिस होनी है वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। इट इज हैविंग इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ द सेल। इट इज हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, बट इट इज सिंगल एंड सर्कुलर। कुछ बैक्टीरिया में इस सर्कुलर क्रोमोसोम, ये जो मेन क्रोमोसोम है, इसके अलावा एक और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रिपोर्ट किया गया है। एंड दिस सर्कुलर डीएनए जो कि इसका साइज अगर देखा जाए तो इस मेन क्रोमोसोम से बहुत छोटा होता है। एंड दिस सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए स्मॉल अदर देन दिस क्रोमोसोम इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, and it is also known as the plasmid। तो ये एक एडिशनल स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल है डीएनए का। ये तो सभी सेल्स का एक रेगुलर फीचर हुआ जिसके पास इस सारी सेल को कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया में इस क्रोमोसोम के साथ साथ एक छोटा सा और मॉलिक्यूल होता है डीएनए का जिसको आप प्लाज्मिड कहते हैं। एंड प्लाज्मिड पर जो भी जीन्स होती हैं वो बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी कर सकती हैं। दे कैन हैव फर्टिलिटी फैक्टर्स और दे कैन हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रीजन्स। तो ये वेरी कर सकता है सेल टू सेल, लेकिन ये क्रोमोसोमल डीएनए ये सभी सेल्स का एक रेगुलर फीचर है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स। आप ये देखिए, आपको एक ये कुछ बहुत छोटे साइज के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं एंड देर इज एक्चुअली ए रो ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। एक आपको लाइन में कुछ दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली दीज आर द पोलीसोम्स, इन्हें हम पोलीसोम्स कहते हैं या ये पोलीराइबोसोम्स कहलाते हैं, पोलीराइबोसोम्स। अब इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स कैसे दिखाई देते हैं, वी हैव ए डायग्राम। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से एक स्ट्रक्चर को, जैसे यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर डिटेल में दिखाया है। आप देखिए ये राइबोसोम है और राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म किसी भी बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में और इनकी जो लोकेशन है, एक तो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में आपको दिखाई देंगे एंड दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पर कुछ आपको राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, तो दे कैन बी ऑल्सो प्रेजेंट इन द cytoplasmic matrix and also on the surface of this plasma membrane. Now let's study what are the
फंक्शंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम्स क्या होते हैं और इनका सेल में क्या रोल रहता है, उसके लिए एक बार पहले आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये एक राइबोसोम दिखाया गया है। ये राइबोसोम्स सबसे पहले कि दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ऐसे इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं होती है। दे आर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स एंड दे अपीयर एज स्मॉल फीचरलेस पार्टिकल। जैसे आप सेल को देखेंगे तो आपको ये बहुत छोटे छोटे ग्रेन जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि इनकी कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं है, कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है, बट एक्चुअली दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बोथ केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हाई पावर पर इन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको ये राइबोसोम्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। द राइबोसोम्स मेजर 14 to 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। Each ribosome is having two units, large subunit and the small subunit। यहाँ पे आपको दो यूनिट्स दिखाई दे रही है। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है तब ये आपको यूनिट्स सेपरेटेड भी दिखाई देती हैं, बट दे गेट असेंबल्ड टुगेदर व्हेन द प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स एंड देयर इज रिलेशन बिटवीन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड दिस स्ट्रक्चर। इट इज दैट दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एक्चुअली दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो जैसे आपको बताया कि इनके पास दो यूनिट्स हैं। एक सबसे बड़ी यूनिट है जिसको आप लार्ज सब यूनिट कहते हैं और इसको आप 50s सब यूनिट भी कह सकते हैं, और ये स्मॉल यूनिट है जिसको आप 30s सब यूनिट कहते हैं। अब ये 30s या 50s, यहाँ पर हमने जो ये s लिखा है इसका यहाँ पर क्या मीनिंग है? This S is representing the Savedberg's unit. Savedberg's unit. Now, what is a Savedberg's unit? So, actually, this Savedberg's unit is representing the sedimentation coefficient. जितना भी कोई भी पार्टिकल, जैसे यहाँ पर एक सब यूनिट है, इसकी वैल्यू आपने देखी 50s लिखी है, और इस स्मॉलर यूनिट की जो वैल्यू है वो 30s है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये अपर या लार्ज सब यूनिट ये ज़्यादा हैवी या कॉम्पैक्ट है। इसके कंपैरिजन में, स्मॉल यूनिट के कंपैरिजन में, द लार्जर सब यूनिट इज मोर कॉम्पैक्ट एंड इट इज हैवी। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ दिस Savedberg यूनिट इज मोर इन केस ऑफ दिस लार्जर सब यूनिट। और जब ये पूरी एक असेंबलेज के फॉर्म में आपको दिखाई देता है, अगर आप इनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो आपको वैल्यू इसकी 50s और इसकी 30s दिखाई देती है। लेकिन अगर आपको इसको पूरी यूनिट के फॉर्म में स्टडी करना है तो ये राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s टाइप के होते हैं। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि 50 और 30 को प्लस करके 70s नहीं आएगा, तो ये 70s कैसे हुआ? एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर मोलिकुलर वेट। हम यहाँ पर इनके मोलिकुलर वेट की बात नहीं कर रहे कि आप इन दोनों यूनिट्स का प्लस कर देंगे। अगेन आई एम सेइंग दिस S is representing, the Savedberg unit is representing the compactness of the structure। जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहेगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए इन दोनों को जब आप असेंबली फॉर्म में देखते हैं तो ये 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। अगर सेपरेटली अगर आप इनको स्टडी कर रहे हैं तो इन दोनों यूनिट्स की वैल्यू आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। ओके, सो ये यहाँ पर ये सिर्फ इनका कॉम्पैक्टनेस या हैवी, कितना ज़्यादा जल्दी या सेडिमेंट होंगे, वो वैल्यू यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। एंड यू नो दैट राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। एक्चुअली ये फैक्ट्री है और यहाँ पर आपको एक चेन दिखाई दे रही है। दिस इज द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, mRNA, it is having the information to
फॉर्म प्रोटीन ऑफ द सेल। सेल में एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इस mRNA के ऊपर है। तो जो भी कुछ इस इंफॉर्मेशन यहाँ mRNA के ऊपर लिखी है, इसके अकॉर्डिंगली ही राइबोसोम्स के साथ जब ये एसोसिएट हो जाता है तो इसकी इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन की चेन में कौन सा अमीनो एसिड किस पोजीशन पर लगेगा, एक चेन कितनी लंबी बनेगी, वो सारा का सारा ये चेन के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो डिसाइड करती है। लेकिन वो प्रोटीन सिंथेसिस होगी कहाँ पे, वो इस स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई है। द प्रोटीन सिंथेसिस विल टेक प्लेस एट द राइबोसोम। इसीलिए mRNA यानी जो इंफॉर्मेशन है और ये फैक्ट्री ये एक साथ जुड़े हुए हैं। अब सेल के अंदर ऐसे ऐसे आपको आइसोलेटेड राइबोसोम्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चेन की फॉर्म में भी दिखाई देते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पर यू कैन सी दैट आई हैव शोन हेयर दिस चेन ऑफ राइबोसोम। यहाँ पर आप देखिए, आप इसको इस चेन को यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल राइबोसोम्स हैं और ये एक कॉमन mRNA चेन है। तो इससे इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलीराइबोसोम और द पोलीसोम। अब इसका बेनिफिट क्या मिलता है सेल को, जब एक ही तरह के इंफॉर्मेशन वाले mRNA के साथ बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि द सेल कैन गेट कॉपीज ऑफ द प्रोटीन्स। अगर यहाँ पर सिर्फ एक mRNA एक ही राइबोसोम दिखाया गया है तो यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है उसका एक प्रोटीन चेन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर बहुत सारे राइबोसोम से कॉमन mRNA के साथ जुड़े हैं तो ये सारे राइबोसोम्स इस mRNA के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन की फॉर्म में बनाते जाएंगे और आपको बहुत सारी कॉपीज एक पर्टिकुलर प्रोटीन की मिल जाती है। सो इट हेल्प्स इन मेकिंग कॉपीज ऑफ प्रोटीन्स, दिस चेन ऑफ राइबोसोम, and this chain of ribosome is known as the polysome. Okay, so we have cleared the structure, the chromosome, this nucleoid region and this polysomes. Now let's discuss about these structures. यहाँ पर आपको कुछ granules नजर आ रहे हैं, अलग अलग कलर्स के granules नजर आ रहे हैं। These are actually the reserve food material. Reserve, कोई भी बैक्टीरियल सेल अपने फूड को स्टोर करती है और द स्टोर्ड फूड और द रिजर्व्ड फूड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। ये सारे के सारे जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कलर्स के, अलग अलग साइजेस के, दीज आर द इंक्लूजन bodies. These inclusion bodies are not bounded by any membrane and they lie freely in the cytoplasm. And these can be the phosphate granules. अलग अलग टाइप के केमिकली ये हो सकते हैं. They can be differ in their chemical nature and also in their structural nature. तो so phosphate granules हो सकते हैं. They can be Synophycean granules, Synophycean granules, or they can be in the form of glycogen granules. So इनको हम inclusion bodies भी कहते हैं. और two major inorganic inclusions are the polysulfate granules or the volutin granules and sulfur granules. बैक्टीरिया में दो तरह के इनऑर्गेनिक आपको क्रिस्टल्स या इंक्लूजन बॉडीज दिखाई देंगी. एक तो है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जिसको आप वोल्यूटिन ग्रेन्यूल भी कह देते हैं, वोल्यूटिन, एंड अदर इज द सल्फेट ग्रेन्यूल्स. ये स्टोरेज जो रिजर्वायर है फॉस्फेट्स के फॉर्म में या सल्फर के फॉर्म में, ये एक्चुअली
बहुत सारे बैक्टीरिया में उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दिस सल्फेट ग्रेन्यूल्स एक्चुअली लाइक सल्फर बैक्टीरिया में दे आर यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. So these are the reserve food materials. Now let's study the next structure. The next structure here you can see that there are some projections. जैसे यहाँ पर आपको कुछ projections नजर आ रहे हैं सेल के अंदर, ऐसे हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स, और ये कई टाइप के दिखाई दे रहे हैं. जैसे एक तो ये बहुत छोटे साइज के हैं, एक ये बहुत लंबा सा कोई एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और इसके साथ यहाँ पर भी आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं. तो लेट्स स्टडी दीज प्रोजेक्शंस दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस सेल. सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं. ये एक लंबा सा विप जैसा स्ट्रक्चर है. दिस इलोंगेटेड विप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द फ्लैजेलम. दिस इज द फ्लैजेलम. इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है. This is the structure of this flagellum. तो यहाँ पर ये सेल का इनर कंटेंट है, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया है. ये दोनों ही लेयर्स, ये जो लेयर दिखाई गई है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर, एंड यू कैन सी दिस इज ए लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट दिस विप लाइक स्ट्रक्चर इज डूइंग फॉर सेल, ये फ्लैजिलम है, और इस फ्लैजिलम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. जैसे कि आपको एक लंबा सा ये ग्रीन कलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको आप फिलामेंट कहते हैं. उसके बाद ये हुक है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर ही है, मींस हुक एंड फिलामेंट्स दे आर लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन इसी स्ट्रक्चर का एक पोर्शन ऐसा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है. दिस इज द बेसल बॉडी. ये बेसल बॉडी होती है, और इस बेसल बॉडी में आप देख रहे हैं कि देर आर 4 रिंग्स. कुछ रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये रिंग्स हैं, और ये आपको 4 दिखाई दे रही है, 1 2 3 एंड दिस 4. देन देर इज हुक एंड दिस फिलामेंट विच इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन फ्लैजिलिन. दिस प्रोटीन इज नोन एज द फ्लैजिलिन. इस फ्लैजिलिन प्रोटीन में जो भी प्रोटीन्स होते हैं, यूनिट्स जो होती हैं, इसकी सब यूनिट्स जो होती हैं, दे आर अरेंज इन द स्पाइरल मैनर इन द फिलामेंट. इस पूरे फिलामेंट में फ्लैजिलिन इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल मैनर, एंड दिस फिलामेंट इज नियर अबाउट 20 नैनोमीटर इन डायमीटर. इसका जो डायमीटर अगर आप देखें तो ये 20 नैनोमीटर के करीब है, एंड इट इज 1 to 70 नैनोमीटर इन लेंथ. इसकी पूरी लेंथ 1 to 70 नैनोमीटर हो सकती है. नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस फ्लैजिलम, जिसके पास आपको ये बेसिक 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. दिस फ्लैजिलम इज मेंट फॉर मूवमेंट. अब यहाँ पर देखिए इसके पास ये रिंग्स हैं, तो रिंग्स की वजह से ये स्ट्रक्चर 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर सकता है. इस तरीके से ये रोटेट होता है, और रोटेशन की वजह से दैट कैन टेक प्लेस बाय द एंगल ऑफ 360 डिग्री. इसमें इसकी मूवमेंट्स अनड्यूलेटिंग नहीं होती है. अनड्यूलेटिंग कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती है, अनड्यूलेटिंग ऐसे नहीं होती, बल्कि ये रोटेट कर सकता है, और रोटेशन की वजह से इट हेल्प्स इन स्पिनिंग द बॉडी. जो भी सेल होगी, जैसे ये सेल है, तो जब ये रोटेट करेगा तो इसकी वजह से ये जो सेल है ये भी रोटेट करती है. ओके, इट स्पिन्स द बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड पुशेस द बैक्टीरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. जो भी ये रोटेट करता है तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया की सेल है वो that is pushed in the forward direction. Okay, so this is the locomotive structure of the bacterial cell. अब इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और प्रोजेक्शंस हैं. ये 2 तरह के प्रोजेक्शंस हैं. इनको जैसे ये वाले जो छोटे वाले हैं, इनको आप कहते हैं, ये वाले, इनको हम बोलेंगे
These small structures are the pili. Pili, and they are made up of a protein pili. While these structures, ये जो आपको elongated structures दिखाई दे रहे हैं, these are the pili and these are fimbri. तो यहाँ पर हमने दो प्रोजेक्शंस लिखे हैं, एक को आप फिम्बरी कह रहे हैं, फिम्बरी, एंड अदर इज नोन एज द पिलाई. तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही प्रोजेक्शंस हैं, लेकिन याद रखेंगे जैसे फ्लैजिलम की बात कर रहे थे तो लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेकिन दिस पिलाई और फिम्बरी दे आर नॉट मेंट फॉर एनी टाइप ऑफ लोकोमोशन. ये नॉन लोकोमोटरी प्रोजेक्शंस हैं, एंड इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं. जैसे आप देख सकते हैं फिम्बरी को हमने पूरे सेल के ऊपर दिखाया है, ठीक है, तो ये लगभग 300 to 400 के करीब पूरे सेल के ऊपर ऐसे आपको हेयर जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे. दिस कैन बी 300 to 400 इन नैनोमीटर, 400 इन नंबर, एंड दे आर शॉर्ट, बहुत छोटे छोटे होते हैं, नैरो होते हैं. इसके साथ साथ ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब्स नहीं दिखाई देती हैं, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ब्रिसल जैसा स्ट्रक्चर बट सॉलिड स्ट्रक्चर. एंड दे आर प्रेजेंट बोथ इन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया. बट ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप पिलाई कह रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन अगर आप इनसे करते हो तो ये आपको सिर्फ पिलाई आर प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड दे आर 1 to 4 इन नंबर ओनली. जैसे ये तो बहुत सारे हैं, 300 से 400 हो सकते हैं, लेकिन ये पिलाई सिर्फ 1 से 4 नंबर हो सकता है इनका. ये इनसे कहीं ज़्यादा लेंथ में है, ज़्यादा लंबे हैं. सो पिलाई आर longer than the fimbri, and also this pili are tubular in nature. होलो स्ट्रक्चर्स हैं और ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ट्यूब में स्पेस होती है वैसे ही ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं. एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस पिलाई एंड फिम्बरी? फिम्बरी क्योंकि ये हेयर जैसे ब्रिसल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, सर देयर मेन फंक्शन इज टू हेल्प इन एडिशन ऑफ द सेल. ये पूरी सेल किसी भी स्ट्रक्चर के साथ, किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अपने आप को क्लिंग कर सकती है, अटैच कर सकती है. सो दिस फिम्बरी आर मेंट फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द सॉलिड सर्फेसिस लाइक रॉक्स इन द स्ट्रीम्स. बहुत तेज वाटर का मान लीजिए प्रेशर है, वेव्स आ रही हैं और वहाँ पर बैक्टीरिया अपने आप को अटैच करना चाहते हैं किसी रॉक के साथ, तो वहाँ पर इनकी हेल्प ये फिम्बरी करते हैं. ओके, या फिर कोई होस्ट टिश्यू भी हो सकता है, अगर ये पैरासिटिक बैक्टीरिया है, किसी होस्ट बॉडी में ये रहता है, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर बॉडी में ये अपने आप को अटैच कर सकता है इन फिम्बरी की हेल्प से. सो मेन फंक्शन इज टू एडिशन, टू एडहियर टू एनी सरफेस. जबकि पिलाई की अगर हम बात करते हैं तो पिलाई जैसे सिर्फ नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रिपोर्ट किए गए हैं, एंड दे आर एक्चुअली मेंट फॉर द मेटिंग पर्पस. बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. कंजुगेशन एक प्रोसेस होती है, ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वन बैक्टीरिया कैन इंट्रोड्यूस इट्स, जैसे आपको एक हेल्प डायग्राम की हम ले लेते हैं. यहाँ पर ये दो बैक्टीरिया हैं एंड यहाँ से इसका जो डीएनए है अगर ये यहाँ इस सेल में ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए यहाँ पर इनकी हेल्प जो है वो ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है पिलाई, दे हेल्प देम इन द मेटिंग प्रोसेस. They help in partial transfer of the DNA from one cell which is known as the donor cell. जैसे यहाँ से ये इस सेल से इसमें जा रहा है तो इसको आप डोनर सेल कहेंगे, इसको इस सेल को आप रेसिपिएंट सेल कहेंगे. तो यहाँ से इस सेल में डीएनए को अगर ट्रांसफर करना है तो द पिलाई आर गोइंग टू हेल्प देम.
formation of this pili or sex pili are actually controlled by the genes. किसी भी जैसे इस बैक्टीरिया में पिलाई डेवलप होगा या नहीं होगा ये इसकी जीन्स डिसाइड करती हैं, और स्पेशली द फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड. ओके, लेकिन याद रखेंगे ये नॉन लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स हैं. दे आर नॉट हेल्पिंग द बैक्टीरिया टू मूव एज द फ्लैजिलम कैन हेल्प. ओके, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इन दिस सेल इज प्रेजेंस ऑफ द गैस वैक्यूल्स. जैसे आपको अगर सेल और थोड़ा सा डिटेल में आप देखें इसमें आपको कुछ स्पेसेस नजर आएंगी. These spaces are the gas vacuoles or the gas vesicles. जैसे यहाँ पर आपको एक डायग्राम से हेल्प मिल सकती है. ये पूरी एक सेल दिखाई गई है एंड इन दिस सेल यू कैन सी आई हैव शोन सम स्पेसेस. बाकी एरियाज को हमने हाईलाइट नहीं किया, सिर्फ इन गैस वैक्यूल को दिखाया गया है. अब ये गैस वेसिकल्स किन टाइप के बैक्टीरिया में रिपोर्ट किए गए हैं? ये वैक्यूल्स ज़्यादातर उन बैक्टीरियाज में होते हैं जो फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया. ओके, साइनोबैक्टीरिया जो कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, और पर्पल बैक्टीरिया एंड द फॉर्म्स विच आर प्लैंक्टोनिक इन नेचर, जो फ्लोट करते हैं. जैसे ये एक वाटर का सरफेस दिखाया गया है, इसके ऊपर ये फ्लोट करते हुए बैक्टीरिया दिखाए गए हैं. नाउ हाउ दे आर एबल टू फ्लोट ऑन दिस सरफेस ऑफ वाटर? दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस गैस वेसिकल्स और द गैस वैक्यूल्स. ये एक्चुअली वो स्पेसिस हैं जिनमें कोई भी बैक्टीरिया एयर स्टोर कर सकता है. एयर इज फिल्ड इन दिस स्पेसिस, और एयर की वजह से ये जो सेल्स होते हैं ये लाइट वेट के हो जाएंगे. लाइट वेट की वजह से ये किसी भी सरफेस के ऊपर आसानी से फ्लोट कर सकते हैं. दिस गैस वैक्यूल्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग द बुएंसी टू द सेल. और अगर ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में है ऐसा, व्हाई दे नीड टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ दिस सनलाइट. तो वाटर के सरफेस पर रहेंगे तो उनको ये सनलाइट मिलेगी फोटोसिंथेसिस के लिए. इसीलिए इन फ्लोटिंग बैक्टीरियाज में गैस वैक्यूल्स या गैस वेसिकल्स होते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स.